अपनी तैयारी को स्मार्ट तरीके से करके किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल को, साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार साथियों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि प्रीवियस ईयर में कई प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलेगा और आप किसी भी एग्जाम को सरल से सरल तरीके से क्रैक करके अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है भाग 1 सामान्य अध्ययन, तो इसमें हम जानेंगे जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके आंसर और डाउट्स दूर करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको जितना बड़ा लेंथी सिलेबस है उसमें से केवल 150 प्रश्न ही आपके जैसे लेक्चरर का स्क्रीनिंग है उसमें पूछे जाएंगे, या अल्टी का पेपर है उसमें सिर्फ 100 प्रश्न आते हैं। तो इतने बड़े सिलेबस में से आपको चुनिंदा प्रश्नों और उनके आंसर की तैयारी कैसे करनी है, ये स्मार्ट तरीका आपके पास होना चाहिए। तो जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 10 दिसंबर 1948। यदि इतिहास की बात करें तो विश्व मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका में झुलस रहे लोगों के दर्द को समझकर और उसको महसूस कर रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की थी। जैसे कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को बना था, स्थापना हुई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संगठन की स्थापना हुई। फिर जो 2 विश्व युद्ध हुए उसमें कितने लोगों की जान गई, उस विभीषिका के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, तो उसमें से एक महासभा है, या जिसे आम सभा भी कहते हैं, महासभा को हो या आम सभा को हो। दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यासिता परिषद या न्याय परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यासिका परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने इसकी घोषणा की। अभी इस महासभा में 193 देश हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश हैं, तो महासभा में भी 193 देश हैं। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपके समझ में आ चुका होगा। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को हम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा होने के कारण विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न जानते हैं क्या है इसके अंतर्गत। इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आपको प्रिपरेशन करनी होगी। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है, यानी इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायाधिकरण स्थापित किए जाते हैं कौन करता है उनकी स्थापना। तो प्रश्न है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संसद। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको प्रश्न की भाषा समझनी होगी। तो प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना का जो अधिकार है वो संसद के पास है, और संसद जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, तो भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन संयुक्त जो अंग हैं इन्हीं को हम संसद कहते हैं। तो
लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, राष्ट्रपति जिसे एक होता है राष्ट्रपति भारत देश का जो सर्वोच्च नागरिक है, और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। तो लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन और राष्ट्रपति जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। इन तीनों के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ? तो जो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक एक्ट बना था 1986 में, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं, यह कौन सी तिथि से यानी किस डेट से लागू हुआ, ये इसमें पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 24 दिसंबर 1986। तो 1986 में एक्ट बना और 24 दिसंबर 1986 से यह लागू हुआ। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 24 दिसंबर 1986 से लागू हुआ। यदि आपको इस प्रश्न का जवाब पता नहीं है, आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वही प्रश्न है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन है। 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया? जो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 था, उसमें 2002 में एक नया राइट्स जोड़ा गया, वो कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नकली वस्तुओं से सुरक्षा। तो ये ऑप्शन सी आपको समझना होगा, ये इस समय जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, नकली वस्तुओं से सुरक्षा। तो 1986 जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करके 2002 में एक नया राइट्स जोड़ा गया नकली वस्तुओं से सुरक्षा से संबंधित। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को अधिकार देता है अपनी वस्तुओं को खरीदने के लिए, उसकी एक्सपायरी डेट, फिक्स प्राइस जिसे एमआरपी कहते हैं, इस प्रकार के तमाम राइट्स देता है। नकली वस्तु है या उपभोक्ता अधिकार की शिक्षा, इस प्रकार से यह एक काफ़ी अच्छा एक्ट है और इसे आपको समझना होगा, जो कि आपके सिलेबस से भी मैच करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और 2 समूह अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और 2 समूह अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो पहले तो हमें जानना होगा कि बौद्धिक संपदा अधिकार वास्तव में है क्या। तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा जान लेते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार किसे कहते हैं। तो यदि हम इस पर फोकस करें तो इसका मतलब होता है कि व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के संबंध में प्रदान किए जाने वाले अधिकार को ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसने अपने दिमाग से कोई कार्य किया, जैसे कोई मैगजीन निकाली, कोई पुस्तक लिखी जो उससे पहले नहीं हो चुका है, या कोई आविष्कार किया, तो उस पर उसका राइट्स हो जाता है, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। वस्तु तो ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन, जैसे साहित्यिक कृति की रचना करता हो, कोई शोध कार्य कर रहा है, कोई आविष्कार कर रहा है, इस प्रकार के कार्य करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अन्य अधिकार होना चाहिए। क्योंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब है यदि कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क से यानी अपने IQ से कोई कार्य करता है, चाहे वो कोई शोध करता है, कोई आविष्कार करता है, किसी साहित्यिक कृति की रचना करता है, या कोई ऐसा अन्य कार्य करता है जो उससे पहले नहीं हुआ हो और वो उसी ने किया हो, तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ट्रेडमार्क। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, इस प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये तो आता है कलात्मक एवं साहित्यिक कृतियाँ, ये इंसान खुद कर सकता है, सूचना का संग्रहण भी कर सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकता है,
लेकिन ट्रेडमार्क इसका नहीं होगा, क्योंकि यदि हम ट्रेडमार्क को देखते हैं तो ट्रेडमार्क क्या है इसे भी ज़रा हम इसमें समझ सकते हैं। तो ट्रेडमार्क का मतलब है एक ऐसा चिन्ह, जैसे कि कई वस्तुओं में ट्रेडमार्क रहता है, एक ऐसा चिन्ह जिसमें किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। यानी एक उद्यम की वस्तु और दूसरे उद्यम की वस्तु में डिफरेंस समझने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है, यानी एक शब्द में भी हो सकता है, अनेक शब्दों में भी ट्रेडमार्क हो सकता है, या अक्षर हो सकता है, संख्याओं का समूह हो सकता है। यह चिन्ह या त्रिविमीय चिन्ह और जैसे संगीतमय, ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। तो किसी भी रूप में आप ट्रेडमार्क दे सकते हैं, चाहे कोई त्रिविमीय कोई आकृति दे देगा, कोई शब्द दे देगा, कोई लेटर दे देगा, किसी का कुछ भी ट्रेडमार्क हो सकता है जो दो उद्यमों की वस्तुओं में अंतर पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो किसी व्यक्ति का अपने दिमाग द्वारा, अपने मस्तिष्क द्वारा रचित कृति, शोध या कोई ऐसा कार्य, कोई आविष्कार जो उसने खुद किया हो, उससे पहले वो दुनिया में नहीं हुआ, उसके लिए दिया जाने वाला एक राइट्स है। तो आप समझ चुके होंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रेडमार्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको कंसेप्ट क्लियर करने जरूरी होंगे। और यदि हम बौद्धिक संपदा को देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं कि ये वास्तव में थोड़ा सा और मैं आपको फोकस कर दूं तो आप इसको समझ पाओगे कि जो बौद्धिक संपदा संगठन है, एक बौद्धिक संपदा संगठन भी है, उसको भी आप समझ लो थोड़ा सा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी अभिकरणों में से एक है और इसका गठन 1967 में हुआ था, यानी 1967 में इसका गठन हुआ। किसका? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। और वर्तमान में इसमें 193 देश हैं, यानी 193 कंट्रीज में है। भारत 1975 में इसमें शामिल हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। गठन 1967 में हुआ। 193 देश वर्तमान में इसमें हैं। भारत 1975 में इसका सदस्य बना। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो था रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना। तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे कॉपीराइट दिया जाता है, आपने बुक्स में देखा होगा कॉपीराइट का ऑप्शन होता है कि जिसने कोई कृति लिख ली तो उसे कॉपीराइट कर लेता है ताकि दूसरा उसका मटेरियल ना चुरा सके। इसके अतिरिक्त अपना ट्रेडमार्क दे देता है या कोई औद्योगिक डिजाइन दे देता है, उसके अतिरिक्त भौगोलिक संकेतक दे देता है। तो इसीलिए जो कॉपीराइट है, या इसके अतिरिक्त पेटेंट दे देता है, अपना खुद का पेटेंट उसे दे देता है। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इस प्रकार से कंसेप्ट समझ रहे होंगे ताकि आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे। कुल हम 20 प्रश्नों को इसमें लेकर आए हैं और आप इन पर ध्यान से देखें और वीडियो को पॉज करके आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 6, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? जो पीने का पानी है उसमें आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कई बार होता है, क्या नहीं होता। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न संख्या 6 है और इसका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैराटोसिस। तो पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैराटोसिस होता है। तो जनरल साइंस यानी जो सामान्य विज्ञान है उसके प्रश्न हैं बायोलॉजी का। तो आर्सेनिक विष के कारण पीने के पानी में कैराटोसिस हो जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है? यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शीतल पेय बनाने के लिए। तो जो ठंडा पेय पदार्थ बनता है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो शीतल पेय होता है, उसमें यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शीतल पेय बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की एक
उत्परिवर्ती किस्म बनाई जो कहलाती है। प्रोफेसर एम स्वामीनाथन थे, यानी MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने गेहूं की किस्म बनाई उत्परिवर्ती किस्म, उसे क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 आप देख पा रहे हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरबती सोनारा। तो सरबती सोनारा एक उत्परिवर्ती किस्म बनाई थी गेहूं की, किसने, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन की यदि हम बात करते हैं तो ये पूरे DGI थे, CA थे, CAR थे, और ये प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं, इसे ऑलरेडी आप जानते हैं। और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने सरबती सोनरा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस किस्म का जो गेहूं है उसका इन्होंने एक किस्म बनाई थी। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप। तो कृषि में अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए 66-67 में ही इन्होंने कार्य किया, जब हरित क्रांति आई थी भारत में, और फिर उससे क्या होगा, गेहूं की पैदावार में काफ़ी आशातीत वृद्धि हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है नाभिकीय संलयन। कई बार नाभिकीय विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, कणों का संगठन। तो कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे ए और बी में आपने पढ़ा है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि ए भी पढ़ा था, बी भी पढ़ा था, कौन सा सही होगा। तो नाभिकीय संलयन की वजह से जो सूर्य के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसे सर्वाधिक संभावित कारणों में माना जाता है। तो इसे आप टिक करेंगे और ये सही है, ऑप्शन ए, तो ध्यान रखिए आप। फिर ये 2014 का प्रश्न पत्र है, तो इसमें एक प्रश्न यह आया था कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच को जीता। विंबलडन जो कि टेनिस की प्रतियोगिता है, तो 2014 का जो गेम्स हुआ था उसे जीता था सी, यानी नोवाक जोकोविच ने। पुरुष एकल का, जो नोवाक जोकोविच हैं वो पुरुष हैं और इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता, और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सर्बिया एक देश है, वहाँ के खिलाड़ी हैं, इन्होंने यह जीता था। जो कि विंबलडन जून जुलाई में होता है, विंबलडन लंदन में होता है। विंबलडन का आयोजन कहाँ किया जाता है, लंदन में। और ये 2014 की जो प्रतियोगिता थी उसे जीता था नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं और टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो विंबलडन जो प्रतियोगिता है वह टेनिस से है। 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, और उसके बाद जैसे फ्रेंच ओपन होती है, विंबलडन होती है, और फिर अमेरिकन ओपन होती है। तो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस की एक साल में, जिसमें एकल प्रतियोगिता होती है जिसमें एक एक खिलाड़ी खेलते हैं, युगल प्रतियोगिता होती है जिसमें 2-2 खिलाड़ी होते हैं, डबल महिला, डबल फीमेल, मेल दोनों होते हैं, और फिर एक में मेल और फीमेल, जिसे युगल प्रतियोगिता कहते हैं। तो एक साल में टेनिस की 4 महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। तो विंबलडन 14 का जो खिताब जीता वो जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं, और यह एक टेनिस का खेल है। तो इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार इस बार का पूछा जा सकता है। तो हर बार प्रश्न आते हैं, आपको इन प्रश्नों से अनुभव लेना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का हरित ग्रह प्रभाव में योगदान है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, हरित ग्रह प्रभाव। तो निम्नलिखित में से किस एक का हरित ग्रह प्रभाव, या जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसमें योगदान है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन डी, यानी जल वाष्प है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का हरित ग्रह प्रभाव में योगदान है। तो नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, जल वाष्प, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आदमी को लगता है कि जल वाष्प इसका नहीं हो सकता, जबकि इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा। तो निम्नलिखित में से किस एक का हरित ग्रह प्रभाव में योगदान है, ऑप्शन सी, जल वाष्प है। अगला प्रश्न है नंबर 12, रेडान 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, का स्रोत क्या है। जो रेडान 222 है फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी। जो फेफड़ों का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर काफ़ी घातक रोग है,
तो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है क्या? रेडान 222। तो इसका स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 238। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यूरेनियम 238 की वजह से रेडान 222 होता है, और इसका जो स्रोत है यानी यूरेनियम 238 है, किसका स्रोत? रेडान 222 का, और इसकी वजह से फेफड़ों के कैंसर होता है और जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन बी यूरेनियम 238 आप ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक दो प्रश्न और देख लेते हैं आज की इस वीडियो में ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 13वां नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, काफ़ी सरल है लेकिन पूछा अक्सर जाता है। ऑप्शन बी होगा डॉप्सन यूनिट, जिसे शॉर्ट में DU कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट। तो जो वायुमंडल है उसके जितने भी घटक हैं, जैसे क्षोभ मंडल है और मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बृहद मंडल है, तो जितने मंडल हैं, बहिर्मंडल है लास्ट में, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद मध्य मंडल होता है, समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, उसमें एक सब मंडल होता है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। तो ओजोन मंडल या ओजोन परत जिसे आप कहोगे, उसकी मोटाई मापने का जो यूनिट है उसे डॉप्सन कहते हैं यानी DU कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वायुमंडल की सारी परतों को पढ़ना होगा, वहाँ से एक प्रश्न अवश्य बनता है, इसलिए मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित है? तो इनमें से कौन सी प्रोटीन दुग्ध यानी दूध में उपस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। तो डी, ये यहाँ पे शायद गलत छपा है, तो ये सभी होगा इसमें। केसीन है, ग्लोबुलिन है और एल्बुमिन है। तो अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि इसका जवाब क्या है। माफ़ कीजिए, इसका जो जवाब होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित है? जवाब सही होगा बी, जिसे कहेंगे ग्लोब्यूलिन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है, तो आप इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित है? उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्लोबुलिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? तो ऐसे प्रश्न पढ़ने होंगे आपको सामान्य विज्ञान के लिए। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो स्रोत है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी पैंक्रियाटिक रस। तो निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? तो सही जवाब है पैंक्रियाटिक रस। तो 15 का क्या हो जाएगा? बी। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इम्पोर्टेंट है, और ये भारत में क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। और तो अभी मैंने इसका डिस्कस पहले भी किया था, ठीक है, कि ये इसके जनक हैं। और यदि पूरे दुनिया में बात करें तो पूरे दुनिया में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलागा को माना जाता है। तो पूरे विश्व की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलागा, भारत की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलागा जो हैं, इनको कृषि में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, यानी नोबेल मिला इनको शांति का पुरस्कार। और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? नॉर्मन ई बोरलागा की। तो पूरी दुनिया में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलागा को हरित क्रांति का जनक, और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। इस प्रश्न का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 17,
भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है? तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो नेशनल इनकम होती है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय, एक प्रति व्यक्ति आय होती है और एक होती है राष्ट्रीय आय। तो भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है इसमें। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं जैसे कृषि कार्य, खनन आता है, मत्स्य पालन, मछली मारना, इस प्रकार के प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। और यदि हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आता है विनिर्माण, जैसे उद्योग आएंगे इसमें, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, सूत से कपड़े बनाना, इस प्रकार से जहाँ विनिर्माण होता है यानी कच्चे माल को ले जाकर किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र, और जहाँ हम कच्चा माल का उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र। और तीसरा है सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र सरकारी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, तो तीसरा हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, यहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय है, यानी वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इन कोलंबिया। और यदि हम इसे देख लें तो विश्व बैंक की यदि बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 1945 के बीच, फिर 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई थी। तो विश्व बैंक की जो औपचारिक स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में, ठीक है। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। तो जो विकासशील, पिछड़े, अल्पविकसित देश हैं उनसे इसकी गतिविधियां प्रमुख रूप से जुड़ी हैं। यह बैंक मानवीय विकास, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण या उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा जैसे सड़क है, शहरी विकास है, बिजली है, सुशासन यानी कदाचार का विरोध करना और वित्तीय संस्थाओं का विकास करना, इस प्रकार के कार्यों के लिए जागरूक रहता है यानी कार्य करता है। और अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। तो सदस्य देशों को ऋण भी देता है, अनुदान भी देता है, ठीक है। और जो ज़्यादा गरीब देश होते हैं उनसे यह अनुदान वापस नहीं मांगता। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन जो विश्व राजनीति है उसको भी प्रभावित करता है। तो विश्व बैंक की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 19, कृषि उत्पादकता के निर्धारक तत्व हैं, यानी कृषि की जो उत्पादकता होती है उसके निर्धारक तत्व कौन से हैं? इस प्रश्न में हम उन्हीं को जान रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो भूमि, श्रम, पूंजी। कृषि उत्पादन के लिए तीनों जरूरी हैं, भूमि भी जरूरी है, श्रम भी जरूरी है, पूंजी भी, यानी कैपिटल, लेबर एंड लैंड इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम मोटिवेट होकर अगली वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, गुड लक।